Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the Limited Liability Partnership Act. अभी देखिए डीजीएस का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम भी जो है अभी होने ही वाला है, तो उसके लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रोविजंस जो एलएलपी एक्ट के वो हम आज करेंगे। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेंगी। So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा। So you can see this is Limited Liability Partnership Act 2008 और sections कितने हैं इसमें? ये देखिए टोटल सेक्शन 81 थे, बट 81 जो है ओमिट कर दिया गया है एंड देयर आर सम अमेंडमेंट्स इन देयर, सो अराउंड 80 to 90 सेक्शंस इसमें हैं एंड देयर आर 4 स्केड्यूल्स। सो पहले प्रोविजन हम करेंगे वो करेंगे हम स्केड्यूल। तो डायरेक्टली आप आ जाइए पहले स्केड्यूल पे। तो देखिए ये है फर्स्ट स्केड्यूल। मैं डायरेक्टली क्यों लेके आया हूँ यहाँ पर, देखिए ऐसे दो प्रोविजंस आपके जो है पक्के हो जाते हैं। क्या फर्स्ट स्केड्यूल जो है किस चीज़ के लिए है? दिस इज रिगार्डिंग मैटर रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है अमंग द पार्टनर्स तो वहाँ पर क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है फर्स्ट स्केड्यूल में। और देखिए सेक्शन कौन सा रेलेवेंट है इसके लिए? 23 का 4। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए अगर आपने बेरेक्ट निकाला हुआ है, बेरेक्ट आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कीजिए, जहाँ पर भी मैं बताऊँ दिस इज इम्पोर्टेंट, आई विल मार्क क्यू मीन्स क्वेश्चन, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसे तो देखिए पूरे एक्ट से कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट वी जस्ट गेस कि भाई हाँ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको जो कर लेंगे तो क्या पता इसमें से आ जाए। एंड दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन एज ऑलवेज। हम भी ये सोचते हैं जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं बस वही आ जाए एग्ज़ाम में, बट होता क्या है उसका उल्टा आता है है ना, जो पढ़ा नहीं होता वो आ जाता है। बट विल ट्राई कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें पूरे कवर कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्केड्यूल पर। यह है सेकंड स्केड्यूल, सेक्शन 55। क्या है? कन्वर्जन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्केड्यूल ये कन्वर्जन पे हैं कि आप किसी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, फर्म क्या होगा, जो मीनिंग है कहाँ पर? पार्टनरशिप एक्ट में। और कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट इन रिलेशन टू फर्म कन्वर्टिंग इनटू एलएलपी मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट, इंटरेस्ट, राइट, सब कुछ जो भी उस फर्म का जो कुछ भी होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? एलएलपी में। ओके। और देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैसे होगा? तो फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट कैसे? इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ पर देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि वहाँ पर लिख दें मे या फिर शैल कन्वर्ट, इफ़ द पार्टनर मे डिसाइड और इफ़ मेजोरिटी डिसाइड्स। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? इफ़ ओनली इफ़ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी into which firm is converted comprises all the partners of the firm and no one else। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मान लीजिए दिस इज एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर हैं, तो एक्स वाई जेड अब ये पार्टनरशिप फर्म है, अब ये एक्स वाई जेड एलएलपी हो जाएगी और यही पार्टनर्स रहेंगे, इसके अलावा कोई भी पार्टनर जो कन्वर्ट नहीं कर सकता। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है स्केड्यूल के, तो इसमें यहाँ लिखे हुए हैं प्रोवाइड दैट एलएलपी शैल विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स विद विच इट वाज रजिस्टर्ड। मतलब जो एक्स वाई जेड जो फर्म है जो पहले रजिस्टर्ड थी किसी रजिस्ट्रार के पास, तो जब कन्वर्जन करवा लिया, नाउ सपोज ये कन्वर्जन हुआ है 15 जून 2023, तो उसके 15 days के अंदर आपको जो है उस फर्म्स के रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना है कि हमने कन्वर्ट कर लिया है। ओके। और ये आप देख लीजिएगा इसमें। अब जो पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड, अब बन गई ये एलएलपी, एक्स वाई जेड एलएलपी, तो क्या जो इनकी लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई? नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में क्या, कि एवरी पार्टनर ऑफ ए फर्म दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड, जो एक्स वाई जेड फर्म थी, शैल कंटिन्यू टू बी पर्सनली लायबल जॉइंट सिविली विद द एलएलपी फॉर लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। उनके लिए वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, वो लायबल रहेंगे। नोटिस ऑफ कन्वर्जन का देना है, तो एलएलपी शैल इंश्योर दैट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कन्वर्ट किया था कब? 15 जून को का कन्वर्ट किया था, तो वहाँ से 14 days मतलब 30 जून से आप कोई भी अगर जो है उस रजिस्ट्रेशन की डेट से जो भी कॉरस्पॉन्डेंस जाएगी
एक नोटिस देना होगा कि भाई ये जो है फर्म कन्वर्ट हो गई है इसमें। अगर किसी ने कॉन्ट्राविन किया तो क्या होगा? Shall be punishable with which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, and with further fine which shall not be less than 50 rupees but which may extend to 500 rupees for every day। इतना फाइन लग जाएगा। 10,000 से और 1 लाख रुपए तक का फाइन है। एंड फर्दर फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50 रुपीज़, मतलब 50 मिनिमम है, और 500 रुपये एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। जहाँ डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू हो वहाँ से भी ये फाइन देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। अब आ गया थर्ड शेड्यूल, ये कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। अब ये कोई प्राइवेट कंपनी है, लेट्स से कोई भी प्राइवेट कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, अब नाउ इट विल बी एक्स एलएलपी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है इसके? आर्टिकल 2 में। और कंपनी कौन सी है देखिए, जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कन्वर्ट वही सेम डेफिनेशन है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी जो है कब कन्वर्ट करेगी, तो उसका कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट ना हो एसेट्स पर, मतलब कहीं से कोई लोन वोन ना हो, कोई एसेट उन्होंने जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर रखा हो। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये मिलेगी आपको सारफेजी एक्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्टनर्स कौन होंगे इसके? ऑल दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड नो वन एल्स। जैसे वहाँ पर ऑल दी पार्टनर्स था, यहाँ पर ऑल दी शेयर होल्डर्स लिख दिया, चीज़ें वही हैं। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन है यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है इधर, वही आरओसी के पास, वही सेम विद इन 15 डेज कन्वर्जन के बाद आपको जो है आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि भाई हमने कन्वर्ट कर लिया है। ये इफेक्ट क्या होगा? अब एलएलपी के नाम से उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और जो भी एसेट्स थे कंपनी के वो एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो क्या रहेंगे? वो वैलिड रहेंगे, ठीक है ना। शेल कंटिन्यू इन फोर्स एंड आफ्टर द डेट एज इफ दे वर रिलेटेड टू एलएलपी। आगे क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे एम्प्लॉयमेंट के वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, वो भी शेल कंटिन्यू इन फोर्स। अगर ये सब कुछ नहीं किया तो वही 14 डेज वाला, विद इन 14 डेज आपको जो है इंश्योर करना है कि कोई भी आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो गई है, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस जो दे रहे हैं एलएलपी की, उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई ये प्राइवेट कंपनी को हमने एलएलपी में अब कन्वर्ट कर दिया है। अब आ गया फोर्थ शेड्यूल, अब सेक्शन है ये 57, 55, 56, 57, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आप जो है लिस्टेड पब्लिक कंपनी को जो है एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके आप उससे उसके लिए पहले आपको डिलिस्ट होना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर। तो देखिए लिखा हुआ है ना, कंपनी मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कन्वर्ट ये हो गया। फिर यहाँ लिखा लिस्टेड कंपनी मीन्स, लिस्टेड क्या होता है? जो कि सेबी के डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, या फिर सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट में। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी हुई? विच इज़ नॉट लिस्टेड कंपनी, है ना। अब ये कन्वर्जन का वही सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पार्टर्स कन्वर्ट कंप्राइज ऑफ ऑल द शेयर, बाकी सब सेम चीज़ें हैं, आप देख लेना। कुछ पूछना हो इसमें से, कुछ पूछना हो इन शेड्यूल से, यू कैन ऑलवेज गो एंड राइट इन दी कमेंट सेक्शन। वही उतना ही फाइन है फिर से, नॉट लेस देन 10,000, 1,50,000 to 500 रुपीज़ पर डे। तो अब आ जाइए आप जो है प्रीएम्बल पर इसके। देखिए प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 7 जनवरी 2009 को, एंड ये इफेक्ट में कब आया था? एसेंट टू होल ऑफ इंडिया शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। डेट कौन सी है? 31 मार्च 2009। ओके, अब कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं। 2009 का था ऑब्वियसली, फिर कंपनीज एक्ट आया 2013 का, फिर 2021 में इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट, वही सब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिख दिया ना, LLP to be a body corporate means a separate legal entity and shall have perpetual succession। यही लिखा हुआ ना, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर्स कौन होंगे? इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट में बी ए पार्टनर इन LLP। मिनिमम नंबर कितना है? एटलीस्ट 2।
और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ऑलराइट, इसमें एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। जैसे डायरेक्टर्स होता है ना कंपनी में, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो पार्टनर बन सकते हैं बट नॉट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड देखिए लास्ट टाइम डीजीएस में ये पूछा गया था कि रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स 2022 में जो है ये एग्ज़ाम में आया था। ओरिजिनल था कितना था, 182 डेज, क्या कर दिया 120 कर दिया 182 से। मतलब अगर आप जो है इंडिया में हो फॉर 4 मंथ्स तो क्या होगा, यू विल बी डीम्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। लायबिलिटीज क्या रहेंगी, शैल बी लायबल टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन एलएलपी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। चेंजेस अगर हैं तो, अगर कोई चेंज हुआ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में तो विदिन 30 डेज ऑफ वैकेंसी राइजिंग ऑफ सब सेक्शन 4 and 5 ऑफ सेक्शन 7 शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये क्या है 4 and 5, कुछ नहीं है, देखिए लिखा हुआ शैल 5 रजिस्टर्ड पर्टिकुलर्स देने हैं रजिस्ट्रार को, और कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है उसमें एलिजिबल होना है। ऑलराइट, अगर ये सेक्शन 7 और 9 का कॉन्ट्रावीन किया तो कितनी पनिशमेंट है, लेवल पर पेनल्टी फॉर 10,000 रुपीज़ एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। देखिए लिखा ना 30 डेज ऑफ वैकेंसी, तो 30 दिन के बाद अगर 31वां दिन भी हो गया तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया, और इसके बाद 32वां दिन आ गया, 32nd डे अगर आ गया तो वहाँ से आपका 100 रुपीज़ पर डे जो है स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रावेंशन। मैक्सिमम कितना है 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना, एंड 50,000 ऑफ एवरी पार्टनर ऑफ सच एलएलपी। ये तो एलएलपी को फाइन है, और 50,000 किसको देना पड़ेगा, एवरी पार्टनर। बताओ, देखिए जो फाइन बताया ना किस चीज़ के लिए है वो, ये 7(1) डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए और एक जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। अब अगर सब सेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो कितनी पेनल्टी है, 5,000 rupees in case of continuing contravention with a further penalty of 100 rupees for each day, subject to maximum 50,000 rupees, और एवरी पार्टनर कितने लगेंगे 25,000 रुपये यहाँ पर। तो पहले 5,000 5K, फिर 100 रुपीज़ पर डे, फिर एवरी पार्टनर कितना है 25,000 रुपीज़। सब सेक्शन 5 की पेनल्टी क्या है 10,000 रुपीज़, फिर 100 पर डे, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक, और उसके बाद क्या है 50,000 फॉर एवरी पार्टनर। एंड ये वाला जो है ये भी अमेंडमेंट से आया है 2021 की अमेंडमेंट से। देखिए एक्ट 31 ऑफ 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब सेक्शन 12 क्या कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायरमेंट इम्पोज कहाँ पर, सेक्शन 11 में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फॉर्म है, उसका नेम हो गया, बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है, सब पार्टनर्स के हो गए, ठीक है ना, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ यू कैन सी दैट अगर सेक्शन 11 जो है कंप्लाई हो गया तो रजिस्टर क्या करेगा, ही शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद क्या करेगा, ही शैल विद इन द पीरियड ऑफ 14 days रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो ये जो टाइम पीरियड है दिस इज इम्पोर्टेंट कि हाउ मच टाइम रजिस्ट्रार कैन टेक फॉर गिविंग द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 14 days का टाइम पीरियड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखिए द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। ये जो है इररिबटेबल प्रिजम्पशन है, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। और क्या होता है कंक्लूसिव एविडेंस, इररिबटेबल। एसएस 13 एलएलपी का एक एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन है वो भेजे जाएंगे। अगर कोई इसमें चेंज आता है तो वो नोटिफाई करना है किसको, रजिस्ट्रार को। उसका फॉर्म होता है अलग से,
फिर क्या लिखा हुआ है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, मैक्सिमम 50,000। तो 500 पर डे है, अप टू 50,000 रुपीज फॉर द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, मतलब उनको अलग से देना है, एलएलपी का इतना रहेगा और हर पार्टनर का, एवरी पार्टनर लिखा हुआ ना, हर पार्टनर भी उतना ही फाइन देगा, ये नहीं कि सारा सबका इकट्ठा हो गया ये। अगला क्या है 14, इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सू और बीइंग सूड, एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉमन सेल, फिर डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट शेल मे लॉफुली डू एंड सफर। नेक्स्ट इज 15, नेम जो है कैसा होना चाहिए, अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिसेंबल नहीं होना चाहिए, और ट्रेडमार्क का ध्यान रखना है। फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम है 17 में। और देखिए कोई ऐसा नेम था जो रजिस्टर हो गया है और आइडेंटिकल है किसके, टू एनी अदर एलएलपी और कंपनी और किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो क्या होगा, एज इज लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट, कि भी ऐसा कुछ नाम रख लिया कि मिस्टेकन हो जाए, जैसे कि आते हैं ना, एडिडास है तो एबीबास कर दिया ना, रीबॉक है तो एयरबॉक कर दिया, इस टाइप में। आप देखते ही होंगे जो ये नकली शूज़ मिलते हैं, टी शर्ट वी शर्ट, उन पर नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, बिस्लेरी है तो उसको बिलसेरी कर दिया, होता है कि नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे इशू सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, सच मे डायरेक्ट दैट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, न्यू नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर उसको चेंज कर लो। अब क्या है, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अगर कोई प्रोप्राइटर है जो ट्रेडमार्क का ओनर है, वो जो है 3 साल के अंदर जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने साल, इन हाउ मेनी ईयर्स यू कैन ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन लगा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर चेंज ऑफ नेम से। फिर है, अगर नया नाम ले लिया है तो विद इन 15 डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना है कि नोटिस टू चेंज ऑफ टू रजिस्ट्रार हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फिर विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिल जाएगा एलएलपी को। यहाँ पर देखिए जो 14 डेज का टाइम दिया था किसमें, ओरिजिनली किसको, आरओसी को, यहाँ कितना है चेंज किया है, तो यहाँ पर है 30 डेज का टाइम पीरियड। ये आप देख सकते हैं, ये 18 हो गया, डिलीट बाय द 22nd अमेंडमेंट। चेंज इन रजिस्टर्ड नेम तो क्या होगा, नोटिस देना पड़ेगा, गिव द नोटिस ऑफ सच चेंज इन मैनर ऑन पेमेंट। वो बताया ना कि नोटिस किसको देंगे, रजिस्ट्रार को, विद इन 15 डेज। तो नोटिस देना है, उसकी फीस भी हो गई, उसकी फीस भी लगेगी चेंज के लिए, फीस तो हर जगह ही लेते हैं ये। अब क्या, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी। क्या लिखा हुआ, इफ एनी पर्सन और पर्सन्स कैरी ऑन बिजनेस अंडर नेम टाइटल of which the word limited liability partnership or LLP or any contraction or imitation thereof is last words, that person or each of those persons shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees which may extend to 5 लाख। अगर मान लीजिए किसी ने रख लिया नाम XYZ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम रख लिया कंपनी का, या फिर XYZ LLP प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे नाम रखने पर जो है फाइन है कितना, 50,000 रुपीज़ से लेकर और 5 लाख तक, मिनिमम 50,000 है इसमें, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या, पब्लिकेशन क्या करेंगे, नेम का एंड लिमिटेड लाइबिलिटी का, इनवाइस जो होंगी पब्लिकेशंस होंगी उसकी, नेम एड्रेस की, स्टेटमेंट रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लाइबिलिटी। इस एलएलपी कंट्राविंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कितनी पेनल्टी है, 10,000 रुपये की। पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स लिखा हुआ है 23 में, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, तो कोई भी छोड़ सकता है बाय गिविंग नोटिस नॉट लेस देन 30 डेज टू अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन, दिस इज इम्पोर्टेंट, 30 डेज का नोटिस है, ठीक है। फिर अपने आप सीज कब हो जाएंगे, डेथ या फिर डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी पर, डिक्लेयर टू बी अनसाउंड या फिर एडजर्ड एज इंसॉल्वेंट, वही सेम रहता है हर जगह।
और 25 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। देखिए पार्टनर्स के अगर कुछ पर्टिकुलर उसमें कोई चेंज आता है तो ये उसके लिए सेक्शन है। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द LLP ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम एंड एड्रेस विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। कोई चेंज करते तो 15 दिन का टाइम पीरियड है, आपको चेंज करना है। फिर LLP shall, where a person becomes a cease to be a partner, file a notice to the ROC within 30 days from date he becomes or cease to be partner। मतलब नोटिस देना किसको, ROC को। यहाँ पर टाइम पीरियड 30 डेज का। फिर where there is any change in the name address of the partner, file a notice to registrar within 30 days। तो 15 डेज में जो है पार्टनर बताएगा 15 डेज में, उसके बाद फिर 30 डेज में जो है LLP बताएगी ROC को। ठीक है ना। और उसके जो फॉर्म है, फीस है वो देनी है, वो साइन होना चाहिए जो भी नोटिस होगा। ठीक है ना। अगर ये नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन कर दी इसमें, तो क्या है, सच पार्टी शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 की पेनल्टी है। और जो सबसेक्शन 2 था ये, CC2 पार्टनर, नया पार्टनर कोई आया वो नहीं किया तो क्या होगा, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 की पेनल्टी यहाँ पर भी है। एंड देखिए सबसेक्शन 6 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर जो है LLP छोड़ रहा है, ठीक है। अब उसको लगता है कि भाई जो मेरी LLP है, कोई मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ अगर उनका हुआ है और वो छोड़ गया उसके बाद, तो फिर उनको उसको लग रहा है कि भाई मेरी जो LLP है वो नोटिस फाइल नहीं करेगी, तो क्या करेगा, इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल्ड बाय द पार्टनर, वो पार्टनर खुद कर लेगा। रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन कन्फर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम LLP। अगर LLP ने कोई जवाब नहीं दिया, नो कन्फर्मेशन इज गिवन बाय LLP विद इन 15 डेज, 15 दिन में अगर कोई वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर नोटिस मेड बाय अ पर्सन सीजिंग टू बी अ पार्टनर। वो उसकी जो है वो सीजर नोटिस जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा अपने रिकॉर्ड्स में। फिर पार्टनर एज एन एजेंट, तो ये तो देखो पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ था, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 26 में, एवरी पार्टनर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप इज फॉर द पर्पस ऑफ LLP द एजेंट ऑफ LLP बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का जो है एजेंट नहीं है, बट किसके एजेंट रहेंगे, वो LLP के रहें सारे। अब क्या, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP, क्या लिखा है, ए LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी, यदि पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, फिर भी उसके साथ काम कर रहा है वो। वही जो पार्टनरशिप एक्ट में है ना, सारे वही चीजें हैं इसमें यहाँ पर भी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी क्या है, एज पर 27, दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ हिज ओन wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act omission of any other partner of LLP। एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर जिसने कोई गलत काम किया है उसके लिए लाइबल नहीं होगा, बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट इज 29। देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट है वहाँ पर 28 में ना होल्डिंग आउट, यहाँ देखिए 29 में दिया हुआ है, वही है, कोई प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को तो वो होल्ड आउट किया जाएगा एज ए पार्टनर। लायबिलिटी कैसी, इन केस ऑफ फ्रॉड अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये लिखा हो ना, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय LLP और इट्स पार्टनर विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, लायबिलिटी ऑफ LLP हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर शैल बी अनलिमिटेड। वैसे तो लिमिटेड पार्टनरशिप है ये, बट इन केस ऑफ फ्रॉड इट विल बी अनलिमिटेड। अगर आपने कुछ ऐसा किया, कुछ विद सच इंटेंशन, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली पार्ट ऑफ द कैरिंग ऑफ बिजनेस इन द मैनर अफोरसाइड। अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु नोइंगली ए पार्टी टू कैरिंग ऑन बिजनेस इन द मैनर अफोरसाइड, मतलब फ्रॉडलेंट मैनर में जो भी इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में, सिर्फ वही लायबल होंगे, LLP या फिर दूसरे पार्टनर्स नहीं होंगे। तो कितना इम्प्रिजनमेंट है, फॉर टर्म इज मैक्सिमम टू 5 ईयर्स, एंड फाइन कितना लगेगा, नॉट लेस देन 50,000 और 5 लाख, 50,000 से और 5 लाख का फाइन है और 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। विसल ब्लोइंग सेक्शन 31, ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा चलता है बट कोई एक्शन होता नहीं है, बहुत कम, बहुत ही रेयर है। मैंने बहुत देखा है कंपनीज में विसल ब्लोइंग करते हैं, वो जो विसल ब्लो करता है उसको ही निकाल देते हैं, भाई तू निकल जा। देखिए यहाँ स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है कि जो भी विसल ब्लोइंग करेगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, उसको हरास, थ्रेटन या सस्पेंड नहीं करेंगे, बट करते क्या है इसका उल्टा, निकाल ही देते हैं उसको।
फिर है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर में कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। अब पार्टनर्स क्या है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, भाई मेरा 20% है, मेरा 30% है, 50% है दो लोगों का, तो इस टाइप में होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्लिगेशन यहाँ पर दी गई है। बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने सेक्शन 34 में। अगर आप एविडेंस एक्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी तो बुक्स एंड अकाउंट्स के लिए भी तो एविडेंस रेलिवेंसी है वो 34 में दी हुई है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। ना ध्यान में आए, मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया ना, नहीं ध्यान में आ रहा है, तो 34 आपको पता है उसका, एविडेंस एक्ट का, तो थोड़ा सा आप उसको लिंक करके वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी जो है देनी है आपको कब, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मान लो 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर है तो उसके 6 मंथ्स मतलब सितंबर तक जो है, सितंबर के एंड तक जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो फाइल करने हैं। अब एनी एलपी हु फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन, तो क्या होगा, इस डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, subject to a maximum of 1 lakh rupees for LLP and 50,000 for every designated partner. फिर any LLP which fails to comply with the provision of section 1, 2 and 4, तो क्या होगा, such LLP shall be punishable with fine, कितना, नोट लेस देन 25,000 रुपीज़ बट में एक्सटेंड टू, तो 25,000 से और 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़ बट में एक्सटेंड टू 1 लाख, 10 से और 1 लाख तक का लगेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर पर, 25 से 5 लाख किस पर है, LLP पर। और यहाँ पर सब सेक्शन 3 वाली कॉन्ट्रवेंशन अगर है, कौन से वाली, शेल फाइल विद इन प्रेस्क्राइब टाइम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब 6 महीने के अंदर आपने नहीं दिया तो ये लग जाएगा फाइन। तो ये फाइन है अगर आपने 6 मंथ्स में स्टेटमेंट नहीं दी तो, और अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, झूठी इन्फॉर्मेशन दी, कुछ किया, तो ये वाला है इधर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, एनुअल रिटर्न होगी क्या, वही विद 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड ये जो है बाद में अमेंडमेंट से आया है, ये 2022 की जो अमेंडमेंट है 2021 वाली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द LLP फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न बिफोर एक्सपायरी और द पीरियड स्पेसिफाइड, such LLP designated party shall be liable to a penalty of 100 rupees for each day during such failure continues and maximum to 1 lakh for LLP and 50,000 for designated partner। LLP के लिए अलग है और DPs के लिए अलग पेनल्टी है। तो इंस्पेक्शन करनी है तो ROC के ऑफिस में जाके कर सकते हैं। पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट भी दी हुई है, कितनी है, इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है और मे एक्सटेंड टू 5 लाख बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट इज पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो भी। दिस इज इम्पोर्टेंट, सेक्शन इज 39, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब देखिए यहाँ पे किसको ऑथराइज किया गया है, रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो अगर किसी को अगर जो कॉन्ट्रवेंशंस हैं वो जो कंपाउंड करनी है तो किसके पास जाएंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास या फिर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया गया है, ठीक है ना। विच इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, ओनली फाइन वाले जो हैं वही जो है कंपाउंड होंगे। by collecting from such person reasonably suspected of having committed offence some extent to amount maximum fine for the offence but shall not be lower than the minimum provided। अगर मिनिमम है तो मिनिमम तो लेना ही, मान लो लिखा हो ना 50,000 से और 5 लाख तक, तो 50,000 तो लेना ही लेना है, यहाँ 5 लाख तक भी वो ले सकते हैं। फिर क्या है, nothing in subsection 1 shall apply to an offence committed by LLP or its partner within the period of 3 years from date of which similar offence committed। अगर मान लो कि एक बार आपने कंपाउंड करवा लिया 2020 में तो 3 साल तक फिर कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी 2023 तक। 23 के बाद 24 में ही आप जो है दोबारा से कंपाउंडिंग लगा सकते हो, और वो भी जो इस पीरियड में कोई कॉन्ट्रवेंशन हुई है उसके लिए। अदरवाइज ड्यूरिंग 2023 तक जो है 3 ईयर्स में कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी कोई भी कॉन्ट्रवेंशन की। और देखिए, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज hereby clarified that second and subsequent offence committed after the expiry of 3 years from date of an offence was previously compounded shall be deemed to be the first offence। अगर आपने 2023 में किया है तो वो 3 साल के बाद किया है तो वो फिर से वो फर्स्ट ऑफेंस कहलाएगा क्योंकि वो तो पहले कंपाउंड हो चुका है, ठीक है ना। और एवरी एप्लीकेशन किसको मेड करेंगे, टू द रजिस्ट्रार हु शैल फॉरवर्ड द सेम टुगेदर विद द कमेंट्स टू द रीजनल डायरेक्टर।
फिर क्या है, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन वेदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, intimation shall be given to the registrar within a period of 7 days from date of on which offense is so compounded. कंपाउंड हो गया है तो 7 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन दे दो। अब देखिए कोई प्रोसिक्यूशन है जहाँ पर कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस इज मेड आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया एज पर सीआरपीसी, ठीक है ना, और उसकी कंपाउंडिंग हो गई, शैल बी ब्रॉट बाय द रजिस्ट्रार इन राइटिंग नोटिस ऑफ द कोर्ट इन विच प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग and such notice is compounding of the offense being given, the offender in relation to the offense is so compounded shall be discharged. यहाँ पर एक्विट नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज हो जाएंगे वो। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट में लिख दे कोई फॉर्म है, कोई फीस है तो देनी पड़ेगी। फिर लिखा है सब सेक्शन 8 में, इफ एनी पार्टनर रेजिडेंट पार्टनर और अदर एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, the maximum amount of fine which was under the consideration of regional director or such authorized officer of compounding shall be twice the amount provided in the corresponding section in which punishment of such offense is provided. अब मानो कि 5 लाख तक का है तो वो डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा फाइन, अगर आपने जो डायरेक्शन दी है रीजनल डायरेक्टर ने वो नहीं मानी तो। दिस इज 40 डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड। रजिस्टर में डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट फाइल और रजिस्टर विद इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो डिस्ट्रक्शन की पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास। यहाँ पर असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स लिखा हुआ है, आपका किसी को दे दें, ठीक है ना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे दिया तो वो भी हो सकता है। और देखिए ट्रांसफर ऑफ एनी राइट बाय एनी पार्टनर परसुएंट सबसेक्शन 1 डज नॉट इटसेल्फ कॉज डिसएसोसिएशन ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन और बाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। एक पार्टनर ने अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एलएलपी जो है ख़त्म नहीं होगी। अब है 44, क्या है, एप्लीकेशन पार्टनर फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। अ फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर, वो नहीं बन सकते, एक इंडिविजुअल ही होना चाहिए। पावर कौन सी, इंस्पेक्टर की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस देख सकते हैं आप, तो इंस्पेक्टर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकता है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर मे कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक और पेपर प्रोड्यूस्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 2 फॉर 30 days एंड आफ्टर ही शैल रिटर्न दी टू दी एलएलपी। कोई भी बुक्स और अकाउंट्स अगर आप ले रहे हैं तो 30 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद जो वापस करना पड़ेगा एलएलपी को। अब अगर आपने फेल किया विदाउट रीजनेबल कॉज कि भाई मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगा, बुक्स पेपर्स नहीं दूंगा, इंस्पेक्टर ने बुलाया, अपीयर नहीं हुए, साइन नहीं किया ऑफ एनी एग्जामिनेशन, क्या होगा, he shall be punishable with fine not less than 2000 rupees which may extend to 25,000 rupees। तो 2000 से और 25,000 का तो फाइन लगेगा, एंड विद अ फर्दर फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज पर डे आफ्टर विच डिफॉल्ट कंटिन्यू। ये तो फर्स्ट डे का है सिर्फ, उसके बाद क्या होगा, 50 रुपये। अब क्या, नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग by the person whose examination was made on oath shall be given to the person so examined। तो अगर कोई oath ली है तो notes बनाए examination के तो वो देने हैं। they have to be used as an evidence by the inspector। अब सीजर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का by the inspector, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर में मेक एन एप्लीकेशन टू जेएम फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फॉर सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर। सीजर करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको सीज कर लेंगे। और कब तक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट बुक्स एंड पेपर शैल नॉट बी केप्ट सीज्ड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड फॉर मोर देन 6 months। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 महीने तक आप सीज कर सकते हैं, उसके बाद जो है सीजर हट जाएगा, वापस करने पड़ेंगे वो। फिर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई, किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है सारे मामले जो एलएलपी और कंपनीज के, उनको ही देते हैं। प्रोसिक्यूशन हो गया, फिर any person in relation to LLP or in relation to any other entity। वाइंडिंग अप हो जाएगी तो उसकी एप्लीकेशन आप जो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फिर प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी, ये लिखा 52 में। भाई इन्वेस्टिगेशन करवा तो लिए, उसके एक्सपेंसेस कौन देगा,
लिखा 53 में, shall be defrayed in first instance by central government, but the following person shall, to the extent below, he be liable to reimburse the central government. जिसने कॉन्ट्रावेंशन करी है वो लायबल होगा वापस करने के लिए। और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट क्या होगी, वो एविडेंस होगी एज पर 54। देखिए चैप्टर 10 आ गया कन्वर्जन के लिए, तो हमने देखा है कहाँ पर, स्केड्यूल 2, 3 एंड 4 का। तो फर्म वाला कहाँ पर है, स्केड्यूल देखिए लिखा सेकंड स्केड्यूल में। फिर प्राइवेट कंपनी ये थर्ड स्केड्यूल में है। फिर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड वाली है वो फोर्थ स्केड्यूल में, देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पर ये। अब रजिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन जो है, देखिए वहाँ पर भी बताया गया था, यहाँ भी बताया गया है। वहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ था ना, 15 डेज जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन्फॉर्म दी कंसर्न आर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और ROC एज द केस में भी। फिर फॉरेन LLPs के बारे में लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। अब देखिए आगे ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ LLP, सेक्शन 60 में लिखा हुआ है इसके बारे में। बिटवीन कॉम्प्रोमाइज के बीच में होगा LLP एंड इट्स क्रेडिटर, LLP एंड इट्स पार्टनर। और कौन करेगा उसको, ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल कौन सी होती है इसमें, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2U में, ट्राइब्यूनल मीन्स NCLT एज पर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट। और कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं है, वो किसकी लेंगे हम, कंपनीज एक्ट की। किसकी एप्लीकेशन होगी, ऑफ LLP और एनी क्रेडिटर और पार्टनर ऑफ LLP और इन केस ऑफ LLP विच इज बीइंग वाउंड अप ऑफ द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर भी होता है यहाँ पे। इफ द मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर पार्टनर at meeting agree to any compromise arrangement if sanctioned by the tribunal by order be binding on all creditors and also the LLP or in case of LLP which is being wound up the liquidator and contributors। तो जो अगर क्रेडिटर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 3/4 ऑफ वैल्यू। और पार्टनर्स के लिए कोई वो लिमिट नहीं लगाई हुई है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए है ना। फिर an order by the tribunal shall be filed by LLP with the registrar within 30 days. This is important. फिर in default is made complying with the provisions, LLP partnership and its every designated partner shall be liable to a penalty of 10,000 rupees. कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, LLP एंड इट्स DP कितना फाइन लगेगा उन पे, 10,000 का। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़। 1 डे जो है वो है 10,000 रुपये, और सेकेंड डे से कितना लगेगा, 100 रुपीज़ पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। सब्जेक्ट मैक्सिमम कितना है, 1,00,000 रुपये तक का फाइन है। अब देखिए पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट 61 में दिया हुआ है, ट्राइब्यूनल के पास पावर है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ LLP। तो मर्जर के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और मोर LLPs जो है मर्जर हो सकता है। और देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ विदिन 30 डेज आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन एवरी LLP in relation to which order is made shall cause certified copy thereof be filed with the registrar of the registration। मतलब ROC के पास फाइल करनी है कॉपी विदिन 30 डेज। तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड दिया गया वो 30 डेज ही है इसमें LLP एक्ट में। फिर इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन द एंड इस एवरी DP शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000। फिर से वही 100 रुपये से 1,00,000 तक का फाइन सेम ही है। प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ये सब लायबिलिटी ड्यूटी ऑफ डिस्क्रिप्शन LLP शेल नॉट बी अमलगमेटेड विद द कंपनी। कंपनी में LLP जो है कन्वर्ट हो सकती है बट अमलगमेट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। 63 द वाइंडिंग अप ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मे बी आइदर वॉलंटरी और बाय ट्राइब्यूनल एंड LLP सो वाउंड अप मे बी डिसोल्व्ड। डिसोल्यूशन आ गया, चैप्टर कौन सा है, 13th फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। एंड कन्वर्जन का चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 10। ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए 64 में क्या लिखा है, सर्कमस्टांसेस इन विच LLP मे बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल कब वाउंड अप कर सकती है, जब LLP ने खुद डिसाइड किया हो कि भाई मेरे को वाउंड अप कर दो, मतलब पार्टनर से डिसाइड कर लिया वाउंड अप के लिए, तो या फिर 6 महीने हो गए और पार्टनर कितने हैं, बिलो 2 मतलब 1 ही है, 2 पार्टनर भी नहीं है। फिर क्या है, एक्टेड इन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार
अकाउंट ऑफ सोलवेंसी एंड एनुअल रिटर्न फॉर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, 5 साल से आपने जो है रिटर्न नहीं भरी, या फिर जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है कोई। बाकी मिसलेनियस है। एप्लीकेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में बाय नोटिफिकेशन, देखिए 2020 की नोटिफिकेशन और सेक्शन 460 ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू एलएलपी, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। Establishment of special court may for the purpose of speedy trial of offences establish designate any special court which may necessary for such areas। तो कौन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 67A ये आया था 2022 वाली अमेंडमेंट से, है ना। कंसिस्ट ऑफ क्या है, सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट, या फिर MMJMM इन केस ऑफ एनी अदर ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर, 3 साल तक के लिए है तो स्पेशल जज कौन बनेगा, ये सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। और 3 साल से कम वाले अगर ऑफेंसेस हैं तो MM या फिर JMFC बन सकते हैं। यदि प्रोसीजर पावर दे दिया स्पेशल कोर्ट का 67B में। अब जो प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफेंस स्पेसिफाइड इन 67A शैल बी ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश और डेजिग्नेटेड फॉर एरियाज, ठीक है, विच इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP इज सिचुएटेड, ठीक है ना, जहाँ पर भी सिचुएटेड है वहाँ पर। फिर वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। नाउ सपोज कि इस एक्ट में कोई ऑफेंस कर दिया और कोई ऑफेंस जो दूसरे एक्ट में भी कहीं किया हुआ है, तो उसको भी जो है स्पेशल कोर्ट ट्राई कर सकता है अंडर द प्रोसीजर ऑफ CRPC एट द सेम ट्रायल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए यहाँ पर, सेम ट्रायल में भी कर सकते हैं उसको। और ट्रायल कौन सी होगी इसकी, समरी ट्रायल, समरी वेयर एनी ऑफेंस, whether in case of any conviction in summary trial no sentence will be imprisonment for a term exceeding 1 year shall be passed। तो इन केसेस में अगर समरी ट्रायल है तो सिर्फ अप टू 1 ईयर ही जो है आप इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अगर बाद में लगता है कि भाई बाद में कोई केस ऐसा आ गया जहाँ पर 1 ईयर की पनिशमेंट कम है, तो क्या करेंगे, रीहियर द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ रेगुलर ट्रायल, फिर वो समन्स ट्रायल के उसमें चलेगा। फिर अपील एंड रिवीजन किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट में एक्साइज पावर कन्फर्ड अंडर CRPC एज इफ स्पेशल कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वर ए कोर्ट ऑफ सेशन। अपील किसके पास कर सकते हैं आप, हाई कोर्ट के पास। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में लिख दिया यहाँ पर, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस लिख दिया, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देखिए दिस इज एनहेंसमेंट पनिशमेंट अंडर सेक्शन 70 shall for the subsequent second and subsequent offense be punishable with imprisonment in case of offense for which fine is prescribed along with exclusive of imprisonment with a fine shall be twice of the amount of such offense। दोबारा किया है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, अमाउंट जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। जुडिक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, such powers and function may be conferred any person agree by the tribunal may appeal to appellate tribunal। और टाइम पीरियड कितना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ट्राइब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव्ड। तो 60 दिन आप जो है अपील कर सकते हैं अगर ट्राइब्यूनल का डिसीजन तो एपीलेट ट्राइब्यूनल में, NCLT है तो NCLAT के पास। और 60 days का फर्दर जो है आपको टाइम पीरियड मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कोज, मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्दर 60 days बट ओनली ऑन सफिशिएंट कोज। अभी जनरल पेनल्टीज आ गया। अब जहाँ पर नो पेनल्टी पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द एक्ट, तो कितने लगेगी, शेल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज इन केस ऑफ कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन 100 ईच डे अप टू 1 लाख। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 74 जनरल पेनल्टीज। अब पावर रजिस्टर स्ट्राइक और डिफंक्ट LLP ऑफ रजिस्टर कर सकते हैं ये। अब है ऑफेंसेस टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो कोई भी ऑफेंस अगर किए हैं कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है ना, तो क्या होंगे वो पार्टनर और पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ LLP shall be guilty of the offense shall be liable to proceed against and punished accordingly।
एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज कौन करेगा? मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, नॉट बिलो रैंक ऑफ रजिस्ट्रार। जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का ही जुडिक्शन रहेगा यहाँ पर। कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 77A। नो कोर्ट अदर देन स्पेशल कोर्ट रेफर्ड इन 67A shall take cognizance of offense on a complaint made in writing by the registrar or by any officer not below rank of registrar duly authorized by central government. This is very very important. इसको जरा very very important जो है मार्क कर लो। पावर टू ऑर्डर शेड्यूल कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो a क्वेश्चन। पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन। फॉर्म्स, नोटिसेज, ये सब दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है ये सब। इतने सारे फॉर्म्स दे दिए, बताओ। रिमूव डिफिकल्टीज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हो गया हमारा LLP एक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई सेक्शन मान लीजिए मुझसे छूट गया हो, तो और आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर एनी वेज यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, कोई केसेस हैं, कोई रेफर आप देना चाहें, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट राइट इट ओवर देयर। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज एनी वे दिस इज अ शेयरिंग ऑफ नॉलेज। कुछ नॉलेज हम शेयर कर, कुछ नॉलेज आप शेयर कर लीजिए, जिससे कि सबको हेल्प हो जाए। एंड आवर मोटिव इज ओनली दिस, जस्ट टू हेल्प अदर पीपल हु आर अनएबल टू गो टू कोचिंग्स। एंड कोचिंग सेंटर्स में आई डोंट थिंक कि कोई LLP एक्ट पढ़ाता भी है। अगर आप LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको CA या फिर CS जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा, वही पढ़ाते हैं ये सब। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़। एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।